नमस्कार साथियों, आपका ग्रोइंग अप चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर बीना अग्रवाल और मैं इससे पहले हिंदी से संबंधित कुछ वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को अवश्य देखिएगा, है ना। और उसके साथ ही मैं आज इसके आगे का टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ। हम आज पढ़ेंगे अव्यय कि अव्यय क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे हमें इनको पहचानना है और इसके क्या क्या भेद होते हैं। भेदों के अंदर भी इसके सब भेद हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इसकी कि अव्यय क्या होता है। देखो कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार ना हो, हम उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी कि लिंग पर, वचन पर और कारक होने पर, लिंग वचन आप जानते ही होंगे, लिंग किसे कहते हैं। लिंग यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, है ना। इस तरह से वचन, एक वचन, बहुवचन, है ना। और कारक, कारक आपको पता ही है कितने होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदा, इस तरह से जो हम कारक होते हैं, उनके होने पर कोई परिवर्तन, विकार का मीन्स भी वही होता है कि परिवर्तन ना होना, यानी कि उसका स्वरूप ना बदलना, वो ऐसा कि ऐसा ही रहना नहीं होता है, जब हम उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि जब मैं जाऊंगा तब वह आएगा, वह कहाँ गया था, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, अभी मैं नहीं आ सकता। तो चारों एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि इसमें जब, कहाँ, भी और अभी, ये जो चारों उदाहरण हैं आपके सामने, ये उदाहरण जो है ना अव्यय कहलाते हैं। जिसमें कि जब मैं जाऊंगा तब वह आएगा, मैं कहाँ गया था। ये सीधे सीधे आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में अव्यय क्या है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसके साथ ही यानी कि राम और श्याम सहोदर भाई हैं, यानी कि जो मोटे मतलब जो अक्षर हैं, इनको हम आराम से देख सकते हैं कि अव्यय क्या है। इनके लिंग, वचन और कारक के कारण कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि जिन शब्दों का परिवर्तन नहीं होता, हम उन्हें अव्यय कहते हैं। एक बात और मुझे आपसे कहनी थी कि आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो कृपया आप कमेंट में लिखें, जिससे कि मैं उसको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, हम इसका क्या है कि हम इसका नाम भी दे सकते हैं। इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि अविकृत, अविकारी और अपरिवर्तनशील भी इनको हम कहते हैं। अव्यय किसी अन्य शब्द के साथ लगकर उसे भी अव्यय बना देते हैं, जैसे प्रतिदिन, भरपेट और यथाशक्ति। आपको ध्यान आ रहा होगा, ये जो शब्द हैं ये हमारे क्या हैं, ये समास के अव्ययी भाव हैं। समास के पहला जो समास है हमारा, पहले समास का जो नाम है वो क्या है, अव्ययी भाव समास हम उसको कहते हैं। जिसमें दिन के आगे प्रति लगा दिया, पेट के आगे भर लगा दिया और शक्ति के आगे यथा लगा दिया, तो आपने देखा होगा हम उसको क्या कहते हैं, हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी हम उसको बना सकते हैं। अब बात अगली आती है कि अव्यय के भेद। अव्यय के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अव्यय के प्रमुख 4 भेद होते हैं। नंबर 1 आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है क्रिया विशेषण बोध अव्यय जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो क्रिया विशेषण में कि जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो राम जो है वो धीरे धीरे पढ़ता है, यानी कि क्रिया हो रही है यहाँ पर एक। ठीक है, और क्या है कि राम की विशेषता भी बताई जा रही है कि वो धीरे धीरे पढ़ रहा है। अब अगले सेंटेंस में आप कब आए, आप कब आए, तो ये क्या हो गया, ये एक क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, उसने किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा कि आप कब आए, तो यानी कि ये उसकी कब आने की विशेषता को प्रकट कर रहा है। उसके पास अच्छी पुस्तकें पर्याप्त हैं, वह कल अवश्य आएगा। तो जब इस तरह के वाक्य हमारे सामने आते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा क्रिया विशेषण, यानी कि जहाँ पे कोई कार्य हो रहा हो, कि जिसमें कि धीरे धीरे, कब, पर्याप्त, अवश्य, यानी कि ये क्रिया विशेषण इसलिए है कि इसमें कोई ना कोई कार्य हो रहा है। वह कल अवश्य आएगा, उसके पास अच्छी पुस्तकें पर्याप्त हैं, तो पर्याप्त जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में भी कुछ भेद होते हैं। तो सबसे पहला है इसमें
रूप, प्रयोग और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के अनेक भेद माने गए हैं। किसके आधार पर? रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के अनेक भेद माने गए हैं। लेकिन हम कुछ भेदों को पढ़ लेते हैं कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारण क्रिया विशेषण। कि हम कैसे इनको पहचानेंगे कि मूल क्रिया विशेषण कौन से हैं, यौगिक कौन से हैं और कारण क्रिया विशेषण कौन से हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चंस आ सकता है कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4 प्रकार के हैं। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि अव्यय के कितने भेद हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला हमारे सामने आता है कि मूल क्रिया विशेषण क्या होता है। जो क्रिया विशेषण किसी अन्य शब्द के योग या मेल से नहीं बनते उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि इसमें कोई भी शब्द या कोई भी किसी प्रकार का हम कोई भी शब्द इसमें ऐड नहीं करते हैं, ये अपने आप में पूर्णता पूर्ण है। तो क्या होगा? कौन कौन से हैं? अचानक, फिर, पुनः, ठीक और नहीं। ये जो शब्द है ना, ये हमारे मूल क्रिया विशेषण है और ये किसी के योग से नहीं बने हैं, ये अपने आप में पूर्णता को प्रकट कर रहे हैं। दूसरा है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि अचानक से सेंटेंस दे दिया अचानक लगा के और ये पूछ लिया आपसे कि ये किस अव्यय का उदाहरण है या इसमें कौन सा मूल क्रिया विशेषण है। 4 शब्द आपके सामने दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए अचानक, फिर, पुनः, ठीक और नहीं। ये जो शब्द है ना अलग अलग, ये चारों शब्द अपने आप में मूल क्रिया विशेषण को प्रकट कर रहे हैं। अगला है यौगिक। यौगिक यानी किसी का योग से बनता। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं यौगिक क्या होता है, ऋणवादी क्या होता है और योग ऋण क्या होता है, ये शब्द आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो यौगिक क्रिया विशेषण क्या होता है कि जो क्रिया विशेषण प्रत्यय या अन्य शब्द के योग से बनते हैं। प्रत्यय यानी कि आपको मालूम है कि प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय यानी किसी शब्द के लास्ट में यानी अंत में जब हम कोई शब्द जोड़ देते हैं तो वो शब्द नया शब्द बन जाता है और वो अलग अपनी विशेषता को प्रकट करता है, तो वो यौगिक क्रिया विशेषण यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यौगिक क्रिया विशेषण जैसे प्रतिदिन, तो दिन, प्रति में आपने दिन जोड़ दिया तो प्रत्यय हो गया। घर बाहर, बाहर भीतर, हर एक, जहाँ तहाँ, इधर उधर, यथाक्रम। देखिए इसमें वैसे शब्द नहीं आएंगे। यदि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई यौगिक क्रिया विशेषण में तो वैसे शब्द आने चाहिए जो प्रत्यय में बनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको अव्यय पढ़ाया जा रहा है। तो अव्यय में ऐसे शब्द आएंगे जो कि आपके किसी न किसी सेंटेंस को जोड़ते हों या कुछ अलग सा प्रकट करते हों, तो वो शब्द इसमें अव्यय के अंतर्गत आते हैं और ये उन्हीं के उदाहरण हैं। तो प्रतिदिन, घर बाहर, बाहर भीतर, हर एक, जहाँ तहाँ, इधर उधर, यथाक्रम। तो ये हमारे क्या है? यौगिक क्रिया विशेषण। एक मैंने अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर था, उसमें देखा था कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत डीप पूछे गए थे। जैसे सेंटेंस आपके सामने दे दिया, शुद्ध पूछ लिया या अशुद्ध पूछ लिया, तो आपको शुद्ध के साथ साथ अशुद्ध का भी पता होना चाहिए कि इन चारों में उसने अशुद्ध शब्द पूछा था, अशुद्ध सेंटेंस पूछा है कि इसमें से अशुद्ध, इसका शुद्ध दे दिया, इसका अशुद्ध क्या होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कारण क्रिया विशेषण, कि जो शब्द किसी विशेष कारण या उद्देश्य से क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कारण क्रिया विशेषण यानी क्या कहते हैं कि जो शब्द किसी विशेष कारण यानी कि उनका कारण जो है विशेष हो, एक विशेषता को बहुत ज़्यादा आधारित कर रहा हो, बहुत ज़्यादा प्रकट कर रहा हो, या कोई उद्देश्य हो उस सेंटेंस में, उस विशेषण का, उस क्रिया का, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कारण क्रिया विशेषण कहते हैं। वह खाक पड़ेगा, वह खाक पड़ेगा। देखो एग्जाम्पल देखिए आप, वह खाक पड़ेगा, जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे। ठीक है, अब ये सेंटेंस ऐसे हैं कि बड़े अटपटे से आपको लग रहे होंगे। वह खाक पड़ेगा हम लोग जनरली बोल देते हैं जब कोई बच्चा नहीं पढ़ता है और हमें उसके बारे में फीडबैक अच्छे से पता होता है कि ये बच्चा नहीं पढ़ने वाला और इसको कितना भी समझा लो उसको समझ में नहीं आने वाला। तो यदि कोई व्यक्ति हमसे आके ये कहता है कि भाई ये विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो हम कहेंगे, तो हमारे मन में ऑलरेडी उसके लिए एक पूर्व धारणा बनी होती है कि वो नहीं पढ़ सकता, वह खाक पड़ेगा, वो तो ऐसे ही है। ठीक है, जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे, इसी तरह से ही समझना कि अलग से एक विशेषता को प्रकट कर रहे हैं।
ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है बात कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण कितने भेद हैं? 3। साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। देखो इन लोगों के आपके नाम भी पूछे जा सकते हैं, कौन सा कितने प्रकार का होता है, और आपके सामने इस तरह के एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत डीप में पढ़ने की इसको ज़रूरत है। यदि आपको कोई पेपर क्लियर करना है तो उसकी डीप स्टडी अवश्य आपको करनी होगी। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण क्या है कि साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण है कि जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाए उन्हें हम साधारण क्रिया विशेषण कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं हम उन्हें? साधारण क्रिया विशेषण कह देंगे। आहा मैं क्या करूं, यहाँ आहा सामान्य क्रिया विशेषण है। अब क्या है, यहाँ पे बहुत ही कॉमन सी बात है। आहा जो आप देख रहे हैं ये बहुत कॉमन बात है। ठीक है, आहा मैं क्या करूं। ठीक है, इसमें क्या है, आहा मैं क्या करूं। तो ये जो आहा है ना, आहा क्या है, एक साधारण क्रिया विशेषण है। आहा यहाँ सामान्य क्रिया विशेषण है, यानी कि इसकी कोई ज़्यादा वो नहीं है, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि एक विशेषता को बता रहा है। जैसे कोई मानो आपके सामने कोई घटना घटित हो जाए तो उसमें आपको लगता है कि आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सेकंड है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग अवधारणा यानी कि निश्चय के लिए किसी शब्द के साथ होता है उन्हें हम अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आपको इतनी इस सेंटेंस में सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पे निश्चितता प्रकट की जा रही हो, यानी कोई भी कार्य या कोई भी सेंटेंस में या कोई सी वाक्य में आपको निश्चितता समझ में आ रही हो कि ये निश्चित है। यह तो बड़ी विचित्र बात है, मैंने उन्हें देखा तक नहीं। यहाँ तो एक अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। देखो, यह तो बड़ी विचित्र बात है, मैंने उन्हें देखा तक नहीं। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसों में तो और तक, ये हमारे क्या है, तो और तक जो है अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो आप हो सकता है इसको नाम को आपको बड़ा अजीब सा लग रहा हो कि अनुबद्ध क्रिया विशेषण, यानी कि एक निश्चितता को प्रकट कर रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, उसके सामने पहले सेंटेंस में आप ये देख रहे हो कि यह तो बड़ी विचित्र बात है, यानी कि उसके सामने कोई ऐसी बात आई जिसकी उसके बारे में जानकारी नहीं है और वो निश्चित है अपनी बात, तभी तो इतनी उससे कह रहा है। सेंटेंस में अव्यय का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर हम किसी बात को बहुत जोर देकर कहना चाहते हैं। मानो एक सेंटेंस साधारण से है कि उसने खाना खाया, ये सेंटेंस हो गया एक साधारण। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई अव्यय का प्रयोग नहीं है। लेकिन वहाँ पर उसने खाना भी खाया, उसने खाना भी खाया, तो भी क्या है यहाँ पर क्या है, भी मैंने अव्यय जोड़ दिया। यानी कि किसी भी वाक्य में जब मैं किसी बात को लेकर जोड़ देकर कह रही हूँ और उसमें उस बात को इंक्लूड कर रही हूँ, यानी कि ऐड कर रही हूँ, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, मेरा अव्यय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आती है बात संयोजक क्रिया विशेषण। क्या आती है बात, संयोजक क्रिया विशेषण। अब संयोजक क्रिया विशेषण में होता है कि जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी अन्य कथन के संयोजन के लिए किया जाता है उन्हें हम संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि कहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, हमें ऐड हो रहा है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से ऐड हो रहा है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो क्या है कि जहाँ पर कवि क्या है, कवि को आपने देखा होगा जब वो कविता करता है या उपन्यास लिखता है या कोई कहानी लिखता है या कोई नाटक लिखता है, सो उसकी सोच वो कल्पना में इस तरह से डूब जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ये सत्य घटना पर आधारित है या ये कल्पना पर आधारित है। ठीक है, तो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि पहले सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन दो कथनों से संयोजक बने कि जहाँ और वहाँ, तो हम इसको क्या कहेंगे, संयोजक क्रिया विशेषण। अब अगला आता है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, हमारे अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के क्रिया विशेषण हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, प्रमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्थानवाचक। स्थानवाचक क्या होता है कि जिस क्रिया विशेषण के स्थान पर दिशा की सूचना मिलती है वो स्थानवाचक कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, ये आपने और भी जगह पढ़े होंगे, विशेषण में भी पढ़े होंगे, और भी जगह आपको इस तरह से मिलती हैं चीज़ें। तो ये
हमें एक ही सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हमें उसकी समझ नहीं होती है, तो हम पकड़ नहीं पाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ, वहाँ, ऊपर और नीचे, ये हमारे क्या कहलाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है कालवाचक। काल यानी कि समय की सूचना जहाँ पर मिले उसे हम कालवाचक कहते हैं, जैसे आज, अब, कब, निरंतर और अभी। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कि जिस क्रिया विशेषण से परिमाण का बोध हो वहाँ पर परिमाणवाचक। ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, अधिकता बोधक, यानी कि जहाँ पर किसी भी कार्य की अधिक हो रहा, अधिकता महसूस हो रही हो हमें किसी भी सेंटेंस में, अधिक, खूब, बहुत और अतिशय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार का होता है और किसके आधार पर है, प्रयोग के आधार पर। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अधिक, खूब, बहुत और अतिशय, यहाँ पे यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब अधिकता की बोध हो रही हो, अधिकता हमें पता चल रहा हो कि इस सेंटेंस में इस चीज़ के लिए अधिक हमें महसूस हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, अधिकता बोधक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। इसके बाद आ रहा है पर न्यूनता बोधक। न्यूनता माने कि किसी भी काम में, किसी भी वाक्य में अल्प मात्रा में किसी चीज़ को प्रकट करना, थोड़ा, जरा, किंचित, कुछ। आपको शब्दों से ही पता चल रहा है कि ये न्यूनता का बोध प्रकट हो रहा है। पर्याप्त यानी कि पर्याप्त हो आपके लिए कोई भी कार्य, जैसे बस, केवल, यथेष्ट और काफ़ी। यानी कि आप जैसे खाना खा रहे हैं तो आप तुरंत कह देते हैं बस अब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। काफ़ी यानी कि इतनी मात्रा मेरे लिए काफ़ी है। तो इस तरह के जब शब्द प्रकट होते हैं तो हमारे पर्याप्त बोधक विशेषण क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और ये क्या कहलाएंगे, हमारे अव्यय। ये भी आपको ध्यान रखना है। तुलना बोधक, जितना, कितना, बढ़कर, इतना, उतना। तो ये क्या है, हमारी तुलना कर रहे हैं एक दूसरे से। श्रेणी बोधक, यानी कि हमें किसी भी उसको श्रेणी में रख देना, उसको एक क्रम दे देना, क्रम से बारी बारी एक एक, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे क्रिया विशेषण, जो किसके अंतर्गत आते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और ये किसके अंतर्गत हैं, प्रयोग के आधार पर हैं, और प्रयोग के आधार पर क्या है, ये हमारे अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का बोध होता हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। निषेध यानी कि नहीं होना, ठीक है, जैसे ऐसे, वैसे, अवश्य, कदाचित, हाँ, ठीक और क्यों। ऐसे, वैसे, अवश्य, कदाचित, हाँ, ठीक, क्यों। ये जो शब्द हैं ये हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण से आते हैं, और इनसे क्या प्रकट हो रहा है, निश्चयता भी प्रकट होगी, अनिश्चयता भी प्रकट होगी, कारण भी प्रकट होगा, निषेध यानी कि किसी कार्य का ना होना भी प्रकट होगा। तो ये जो शब्द जो हैं हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं।